हेलो दोस्तों, मैं नारायण महेश्वरी सोनी एजुकेशन में आप सबका स्वागत करता हूं। लास्ट की क्लास में हमने जो है रॉलेट अधिनियम के बारे में पढ़ा। रॉलेट अधिनियम से के बाद में हमने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बात की और जलियांवाले बाग हत्याकांड में हमने देखा कि ब्रिटिश सरकार ने कैसे लीपापोती करते हुए हंटर कमीशन का गठन किया, कैसे ब्रिटेन की पार्लियामेंट में जनरल ओ डायर को जो है किस तरह से इसको जो है जनरल ओ डायर को यानी कि सम्मान की तलवार दी जाती है, उसको जो है इनाम दिया जाता है, शेर बताया जाता है, ठीक है, शेर की उपाधि दी जाती है। तो इस तरह से ब्रिटेन की पार्लियामेंट में जो है इसका किस तरह से स्वागत किया जाता है, ठीक है। तो हमने देखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी तहकीकात कमीशन का गठन किया, मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में किया और इस जघन्य अपराध के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो जघन्य अपराध ब्रिटिश सरकार ने 1919 में किया, भारतीय जनमानस इसको कभी भी जो है माफ नहीं कर सकती। इस अपराध के लिए ब्रिटेन को कभी भी माफ नहीं कर सकती है, ठीक है। तो आपने और हमने जो है 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड का परिदृश्य देखा कि कैसे जो है एक साधारण जो है जनता पर किस तरह से जो है निहत्थे जनता पर जो शांति से सम्मिलित होती है अमृतसर के जलियांवाला बाग में, वहाँ पर किस तरह से जो है ब्रिटिश सरकार जो है किस तरह से इन पर जो है गोलियों की बौछार करती है और सरकारी रिपोर्ट जो है क्या आंकड़ा लेकर आती है, हजारों की संख्या को जो है 379 लोगों को जो है मानती है कि उनकी मृत्यु होती है। बाकी जो रियल में वास्तविक जो मृत्यु होती है वो हजारों की संख्या में लोगों की मृत्यु होती है। इसमें बच्चे भी शामिल थे, छोटे बच्चे भी शामिल थे, उसमें जो है महिलाएं भी थी, माताएं भी थी, ठीक है, और वृद्धजन भी थे। वैसाखी का दिन था, पर्व का दिन था, लोग जो है शामिल हो रहे थे, ठीक है, और आनंद का और उत्सव का दिन था और कैसे उत्सव के दिन को जो है गमगीन माहौल में जो है तब्दील कर दिया गया, ये हमने अब तक पढ़ा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एक जो है अधिनियम जो हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो मेरे दोस्तों ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो है, मॉन्टेग्यू जैसे मैंने आपको बताया 19 यानी कि 1858 का एक्ट जो है भारत के लिए एक भारत सचिव के पद का सृजन करती है। ब्रिटेन की पार्लियामेंट भारत सचिव का एक पद का सृजन करती है और जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्य कमेटी का भी गठन करती है कि इस भारतीय सचिव जो होगा वो भारतीय प्रशासनिक मामलों का डिसीजन लेगा, भारतीय प्रशासनिक जो जितने भी मामले होंगे उसका निर्णय वो लेगा और इस निर्णय लेने के लिए जो है उसको एक जो है परिषद होगी, जो 15 सदस्यीय परिषद होगी जो इसको सहायता प्रदान करेगी, ठीक है, और एक होगा वायसराय, ठीक है। तो आप देखोगे मॉन्टेग्यू उस समय कौन था, मॉन्टेग्यू जो था, मॉन्टेग्यू उस समय भारत सचिव था। तो भारत सचिव कौन था, मॉन्टेग्यू। और चेम्सफोर्ड कौन था, चेम्सफोर्ड हम कह सकते हैं दोस्तों, चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था। तो भारत का क्या था, वायसराय, भारत का वायसराय, ठीक है। तो इन दोनों के समय में, जी हाँ मेरे दोस्तों, इन दोनों के समय में जो अधिनियम आता है इन दोनों के नाम से आता है, इसलिए इसका नाम क्या हुआ, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919। मॉन्टेग्यू उस समय भारत का सचिव और चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय। देखो चेम्सफोर्ड के लिए मैं बताता हूं, चेम्सफोर्ड भारत में वायसराय रहता है 1916 से लेकर 1920 तक भारत में वायसराय रहता है। तो यदि आपसे एक सवाल पूछ लिया जाए, यानी कि एक कोई सवाल आपसे पूछ लिया जाए कि जो है चंपारण आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो आपका आंसर क्या होगा, जी हाँ मेरे दोस्तों, चेम्सफोर्ड। और आपसे ये पूछ लिया खेड़ा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन होगा, तो आपका आंसर होगा चेम्सफोर्ड। अगर आपसे पूछ लिया जाए 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन होगा, भारत का वायसराय चेम्सफोर्ड होगा, क्योंकि 16 से लेकर 1920 तक जितनी भी घटना होती है
उन घटना के समय जो है वायसराय कौन होगा, वायसराय कौन होगा, ऑब्वियसली जो है वायसराय हमारा चेम्सफोर्ड होगा। तो चेम्सफोर्ड जो है भारत का वायसराय था। इवन असहयोग आंदोलन 1920 का, उस समय भी जो है भारत का वायसराय कौन होगा, भारत का वायसराय चेम्सफोर्ड होगा। ये सवाल मैंने देखे हैं। असहयोग आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो असहयोग आंदोलन के समय जो है भारत का वायसराय, जी हां मेरे दोस्तों, असहयोग आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन होता है, चेम्सफोर्ड होता है। तो चेम्सफोर्ड के समय जो महत्वपूर्ण घटना होती है उसको मैं एक बार लिख देता हूं, फिर हम इस अधिनियम पर बात करते हैं। तो चेम्सफोर्ड के समय जो है महत्वपूर्ण जो घटना होती है वो मैं आपको यहां पर लिखता हूं। महत्वपूर्ण जो घटनाएं होती हैं चेम्सफोर्ड के समय, वो पहली होती है, आप ये कहोगे चंपारण आंदोलन, ठीक है, चंपारण आंदोलन, ठीक है, ताकि आपको जो है कभी कंफ्यूजन नहीं हो। चंपारण आंदोलन। दूसरा चंपारण आंदोलन मैंने जैसे आपको बताया 1917, और खेड़ा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन 1918, अहमदाबाद मील मजदूर हड़ताल, ठीक है, अहमदाबाद मील मजदूर हड़ताल, दूर हड़ताल 1918, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि रॉलेट अधिनियम, रॉलेट एक्ट, कुछ भी लिख दो, रॉलेट एक्ट पारित होता है 1919 में, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको लिखाया कि इसके बाद आप देखोगे खिलाफत आंदोलन, जिसके बारे में हम बात करेंगे, खिलाफत आंदोलन, ठीक है। खिलाफत आंदोलन भी जो है वो भी कब होता है, 1919 में। और असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920, ठीक है। तो ये हमने बात की कि ये महत्वपूर्ण घटनाएं होती है इस व्यक्ति के समय, चेम्सफोर्ड के समय, चंपारण आंदोलन 1917। तो इन किसी भी घटना से अगर आपसे पूछ ले कि भारत का वायसराय कौन है, तो भारत का वायसराय मेरे दोस्तों चेम्सफोर्ड था। अब हम बात कर रहे थे हमारे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 की। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल साइंस की क्लास में इसको बहुत डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। हम हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ेंगे, हिस्ट्री का इतिहास को मद्देनजर रखते हुए हम इसकी जो है विश्लेषण करेंगे, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम ये कहता है कि प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया जाएगा। क्या किया जाएगा, इसका प्रावधान जो थे उसमें पहला था कि प्रांतों में, ठीक है, जो प्रांत है हमारे ब्रिटिश भारत के 11 प्रांत, कितने, 11 प्रांत जो थे, जैसे असम है, बंगाल है, मध्य प्रांत है, संयुक्त प्रांत है, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत है। इस तरह से ब्रिटिश भारत के 11 प्रांत थे, जिसको ये क्या बोलते थे, ब्रिटिश भारत बोलते थे, क्योंकि इन पर सीधा शासन था इनका, ठीक है। तो जहां पर इनका सीधा शासन था उसको इन्होंने क्या बोला कि ब्रिटिश भारत बोला। तो ब्रिटिश भारत के 11 प्रांत थे, प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया जाएगा। क्या किया जाएगा, द्वैध शासन को लागू किया जाएगा। मैं बताऊंगा इसको मतलब क्या है, लागू किया जाएगा। द्वैध शासन क्या है दोस्तों, देखिए कि आज भी हमारे संविधान जो है, उस संविधान में आप देखिए कि 3 तरह की लिस्ट होती है। आज हमारे संविधान में 3 तरह की सूचियां हैं। एक सूची यानी जिसको हम कहते हैं राज्य सूची, जिसमें राज्य सरकार ही कानून बना सकती है, ठीक है, यानी कि सामान्यतः कंडीशन में राज्य सरकार उन विषय पर कानून बना सकती है जो राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। दूसरी हमारी एक सूची होती है केंद्र सूची। केंद्र सूची यानी कि ऐसी सूची जिसमें जो है केंद्र सरकार जो है कानून बना सकती है, राज्य सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। एक होती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का मतलब यह होता है जिसमें केंद्र तथा राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, ठीक है। ऐसे विषय पर जिसमें केंद्र सरकार भी अपना मत रखती है, राज्य सरकार भी मत रखती है, दोनों की सहमति के आधार पर ही जो है कानून बनता है। जैसे आप देखिए, एक एग्जांपल मैं बताता हूं समवर्ती सूची का। जैसे कर है, हमारा टैक्स का जो पार्ट है, कर का पार्ट है,
कर जो है समवर्ती सूची का पार्ट है, ठीक है। और कर जो है बेसिकली जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों जो है यानी कि दोनों एक साथ बैठकर और कानून बनाती है, क्योंकि दोनों पक्षों को सुना जाता है और दोनों पक्ष सहमति होने पर ही कानून बनता है। इसलिए भारत में जो जीएसटी जो लगा था वो इतने साल लग गए थे, जी हाँ मेरे दोस्तों, कि इतने साल लग गए थे। क्यों लग गए थे? इतने साल लगने का पीछे का कारण है क्योंकि ये समवर्ती सूची का जो है विषय था, और समवर्ती सूची में कई बार राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार की नहीं मानती थी, कभी केंद्र सरकार राज्य सरकार की जो है सुझाव को नहीं मानती थी, तो कहीं ना कहीं आपस में तालमेल नहीं बैठ रहा था। तो इसलिए ये जो जीएसटी इतने सालों से जो है पेंडिंग रहा, अब जाकर जीएसटी भारत में लागू हुआ, क्योंकि ये समवर्ती सूची का भाग था। इसमें केंद्र सरकार अकेले डिसीजन नहीं ले सकती थी और इसमें राज्य सरकार अकेले डिसीजन या निर्णय नहीं ले सकती, दोनों को मिलकर निर्णय लेना होता है समवर्ती सूची में। ऐसे ही प्रांतों के जो है हेड होते थे, मैं आपको समझा रहा हूं, प्रांतों के हेड कौन होते थे? गवर्नर होते थे, ठीक है। प्रांतों के हेड होते थे गवर्नर, ठीक है। अब इनके गवर्नर के पास में सूची होती थी जिसमें गवर्नर जो है प्रांतों के लिए कानून बना सकता था। तो गवर्नर हेड होता था इस समय, और गवर्नर जो है प्रांतों के लिए कानून बना सकता था। अब जो गवर्नर की जो सूची थी, ठीक है, उस सूची का क्या कर दिया? दो भागों में बांट दिया इन्होंने। तो गवर्नर की सूची को दो भागों में बांट दिया। एक को बोला हस्तांतरित विषय, क्या बोला? हस्तांतरित विषय। और दूसरों को बोला आरक्षित विषय। दूसरे को क्या बोला? आरक्षित विषय। मान लीजिए कि ये 10 सब्जेक्ट है, 10 सब्जेक्ट यानी 10 विषय थे इसके पास में। मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, इसके पास एक ऐसी सूची थी, 10 विषय की सूची थी। इस पर ये जो है प्रांतों में कानून, उन विषय पर ये प्रांतों में कानून ला सकता था। अब इस सूची का क्या कर दिया इन्होंने? दो भागों में बांट दी। एक को क्या बोला गया? हस्तांतरित विषय, आरक्षित विषय। आरक्षित विषय में तो कानून, ठीक है, पुलिस, ठीक है, ये सारे आरक्षित विषय में रख दिए गए। और हस्तांतरित विषय में जो सार्वजनिक निर्माण के काम होंगे, ठीक है, और हम कह सकते हैं नहर के काम होंगे, और जल संसाधन से रिलेटेड जितने भी जो जल संसाधन हो गया या सार्वजनिक कानून हो गए, ठीक है, और सार्वजनिक स्थल के निर्माण हो गए, इस तरह के कानून कहाँ रख दिए गए? हस्तांतरित विषय में रख दिए गए। तो हस्तांतरित विषय यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हस्तांतरित विषय पर जो है यानी कि कानून कौन बना सकता है? गवर्नर तथा उसकी परिषद, ठीक है। तो गवर्नर प्लस परिषद, जो चुने हुए व्यक्ति होते थे भारत के, परिषद में जो है भारत के कुछ चुने हुए व्यक्ति जो है गवर्नर की परिषद में होते थे, दोनों मिलकर हस्तांतरित विषय पर डिसीजन लेगी, ठीक है। और आरक्षित विषय किसके लिए छोड़ दिए थे? गवर्नर के लिए छोड़ दिए थे, यानी कि सिर्फ गवर्नर ही कानून बना सकता है, परिषद की जो है कोई सहमति लेने की जरूरत नहीं है यहां पर। इस तरह की व्यवस्था को क्या कहा गया? इस तरह की व्यवस्था को कहा गया प्रांतों में द्वैध शासन को लागू करना, यानी कि गवर्नर की सूची को दो भागों में बांट दिया, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय ऐसे विषय जो गवर्नर तथा उसकी जो चुनी हुई परिषद थी दोनों मिलकर डिसीजन लेगी, ठीक है। और जो है आरक्षित विषय में सिर्फ जो है गवर्नर महोदय ही जो है डिसीजन ले सकते हैं, परिषद उस पर जो है अपना सुझाव या सहमति जो है नहीं दे सकती है, और अगर दे भी दे तो उसके लिए गवर्नर बाध्य नहीं है। इस तरह की व्यवस्था को क्या कहा गया? द्वैध शासन लागू किया गया। अब ये 1919 का अधिनियम जो है, ये 1919 का अधिनियम भारत में उत्तरदायित्व सरकार को जो है यानी उत्तरदायित्व सरकार को लागू करना था या उत्तरदायित्व सरकार का गठन करना था। इनका यह कहना था कि 1914 के बाद में प्रथम विश्व युद्ध खत्म होता है। प्रथम विश्व युद्ध में जो है कम से कम जो है हजारों भारतीय जो है शहीद हुए। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की तरफ से जो है भारत के लोग लड़ते हैं, भारतीय लोग जो है ब्रिटेन की सेना में भर्ती होते हैं। मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, यूरोप, इस
इन सब जगह जो है भारत के लोग जो है ब्रिटेन की तरफ से लड़ते हैं। और गांधी जब भारत आते हैं, जी हाँ मेरे दोस्तों, जब गांधी भारत में आते हैं 9 जनवरी 1915 में, तो गांधी जी भी क्या कहते हैं, गांधी जी भी भारतीय, 1 साल तक जो है गांधी जी ने भारत का भ्रमण किया। और भ्रमण करके, उस समय प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा था और भारत का भ्रमण कर रहे थे गांधी। तो गांधी जो है भारतीय नौजवानों को जो है ये, यानी कि भारतीय नौजवानों को ये कह रहे थे या उनको जो है मोटिवेट कर रहे थे ब्रिटेन सेना में भर्ती होने के लिए। तो भारतीय जवानों को, या हम कह सकते हैं भारतीय नौजवानों को गांधी ने प्रोत्साहित किया ब्रिटेन की सेना में भर्ती होने के लिए, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की तरफ से लड़ने के लिए। इसलिए गांधी को मैंने आपको बताया भर्ती का सार्जेंट बोला जाता है। ब्रिटिश इतिहासकारों ने गांधी को क्या बोला है, भर्ती का सार्जेंट बोला है। यदि आपका एग्जाम में ये सवाल आ जाए कि भर्ती का सार्जेंट इनमें से किसे कहा गया है, तो उसमें ऑप्शन आए महात्मा गांधी, तो आपको आंसर सही करना है महात्मा गांधी। ठीक है, तो आंसर आपको क्या लगाना है, महात्मा गांधी लगाना है। तो आपका आंसर होगा महात्मा गांधी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी ने भारतीय नौजवानों को प्रोत्साहित किया ब्रिटेन की सेना में भर्ती के लिए, इसलिए गांधी को जो है भर्ती का सार्जेंट बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो चीजें थी, इसके बाद में जो है अब जो है भारत ने इतना कुछ जो है सहा, इतना कुछ प्रथम विश्व युद्ध में कम से कम 43,000 सैनिक, ऐसे एक आंकड़ा है, रफ आंकड़ा है कि 43,000 सैनिक जो है हमारे जो है 43,000 सैनिक जो हमारे जो है शहीद हो जाते हैं। और इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने कहा कि अब हम जो है भारत को एक तरह से खुश करने के लिए इन्होंने कहा कि हम एक उत्तरदायित्व सरकार का गठन करना चाहते हैं। तो इसलिए ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम लेके आते हैं कि धीरे धीरे भारत में हम उत्तरदायित्व सरकार का गठन करेंगे, धीरे धीरे फेज मैनर में, यानी कि थोड़े थोड़े अंतराल के समय में भारत में उत्तरदायित्व सरकार का गठन करेंगे। अब जो वायसराय की जो केंद्रीय परिषद थी, ठीक है, वायसराय की जो केंद्र परिषद, दूसरा इसमें यह था वायसराय की केंद्रीय परिषद जो थी, परिषद को द्विसदनात्मक कर दिया गया, द्विसदनात्मक कर दिया गया। द्विसदनात्मक का मतलब होता है कि केंद्र जो परिषद थी उसको क्या कर दिया गया, द्विसदनात्मक कर दिया गया। कि जो केंद्र परिषद थी वायसराय की, उसको एक को बोल दिया गया यानी कि अपर हाउस, दूसरे को बोल दिया गया लोअर हाउस। यानी कि हम आज जो हम राज्यसभा और लोकसभा का कंसेप्ट देखते हैं, हमारी पार्लियामेंट में राज्यसभा भी है, लोकसभा भी है, जिसको हम जो है यानी कि प्रथम सदन बोलते हैं, उच्च सदन बोलते हैं, निम्न सदन बोलते हैं। उच्च सदन जो है यानी हमारा कौन सा है, उच्च सदन हमारी राज्यसभा है, निम्न सदन हमारा कौन सा है, लोकसभा है। ऐसे ही जो है केंद्र परिषद को क्या कर दिया, वायसराय की केंद्र परिषद को 2 भागों में बांट दिया गया और उसको क्या बोला, एक को राज्यसभा बोला गया, स्टेट काउंसिल बोला गया, और दूसरों को क्या बोला गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गया, विधान परिषद बोला गया, यानी जो बाद में जाके क्या होती है, लोकसभा होती है। तो ये द्विसदनात्मक कर दिया गया, वायसराय की केंद्र परिषद को क्या कर दिया गया, द्विसदनात्मक कर दिया गया। ठीक है, अब आप देखते हो कि इसमें एक प्रावधान जोड़ दिया गया कि इसके 10 साल बाद में एक कमीशन का गठन होगा, यानी कि इस अधिनियम के 10 साल बाद में एक कमीशन का गठन होगा जो इस बात की जांच करेगा कि भारत में जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम धरातल में जो है, यानी धरातल में कितने % ये जो है सफल हुआ है कि एक कमीशन आएगा, यानी कि 1919 का ये अधिनियम, इस अधिनियम में ये बोला गया कि भारत में 10 साल बाद में एक कमीशन आएगा जो इस बात की जांच करेगा। किस बात की जांच करेगा कि ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो है वो भारत में जो है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भारत में धरातल रूप से जो है कितना सफल हुआ है, धरातली और सरफेस लेवल पर धरातल में जो है यानी कि ग्राउंड रियलिटी में कितना सफल हुआ है, इसकी जांच जो है कौन करेगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। इसकी जांच जो है एक कमीशन करेगा जो 10 साल बाद में गठन होगा इस जो है अधिनियम के बाद में। ठीक है, तो इस अधिनियम ये आता है 1919 में। तो ये कहते हैं कि 1919 के
10 साल बाद में इसके लिए एक गठन होगा, क्या कमीशन गठन होगा, और जो इस बात की जांच करेगा ये कितना सफल हुआ है भारत में, ठीक है। उसके आधार पर ही हम जो है दूसरा अधिनियम लेकर आएंगे, ठीक है दोस्तों। ये मैंने आपको बताया, इसलिए मैं आपको एक और चीज बता दूं कि इसी जो है अधिनियम के तहत जो है साइमन कमीशन भारत आता है कि ये जो 10 साल का आपने जो प्रावधान देखा कि 10 साल के बाद में जो है एक कमीशन आएगा जो इस अधिनियम की जांच करेगा कि भारत में कितना जो है सफल हुआ है, इसलिए साइमन कमीशन भारत में आता है। पर साइमन कमीशन जो भारत में आता है दोस्तों, वो अपने जो है निर्धारित समय से 2 साल पहले आ जाता है, क्योंकि साइमन कमीशन 1927 में साइमन कमीशन का गठन हो जाता है। आना कब चाहिए था, 10 अगर मानो तो 1929 में आना चाहिए था, पर ये आ गया कब साइमन कमीशन, 1927 में। जब हम वहां पहुंचेंगे तो इसकी डिटेल से बात करेंगे। ये था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। अब हम बात करते हैं खिलाफत आंदोलन के बारे में। अब देखिए दोस्तों, खिलाफत आंदोलन, ठीक है, ये आंदोलन भारत के इतिहास में बड़ा फेमस आंदोलन है। खिलाफत आंदोलन 1919, ठीक है, 1919। तो खिलाफत आंदोलन 1919 की बात हम कर रहे हैं आज। खिलाफत आंदोलन जो 1919 का है दोस्तों, खिलाफत से आप क्या समझते हो? खिलाफत से यानी कि जो तुर्की, यानी कि तुर्की एक जो है जिसको इंग्लिश में कहते हैं टर्की और हम हिंदी में कहते हैं उसको तुर्की। तुर्की का जो हेड होता था, ठीक है, तुर्की का जो राज प्रमुख होता था, वो इस्लाम जगत के लिए खलीफा कहलाता था। अब खलीफा क्या है, ठीक है, खलीफा यानी कि खलीफा इस्लाम जगत का धर्मगुरु होता था। तो खलीफा एक धर्मगुरु है, ठीक है, धर्मगुरु, ठीक है, धर्मगुरु यानी कि खलीफा, ठीक है, इसका मतलब होता है खलीफा यानी कि धर्मगुरु। और इस समय जो ओटोमन साम्राज्य के अंतर्गत, ओटोमन साम्राज्य का जो हम कह सकते हैं केंद्र बिंदु था, ओटोमन साम्राज्य एक बहुत बड़ा साम्राज्य था जो 500 साल का अपना उसका इतिहास है ओटोमन साम्राज्य का। उसका जो केंद्र बिंदु था वो तुर्की था, और तुर्की का राज प्रमुख क्या था, इस्लाम जगत के लिए खलीफा कहलाता था। तो तुर्की का राज प्रमुख, ठीक है, तुर्की का राज प्रमुख, ठीक है, राज प्रमुख इस्लाम जगत का खलीफा था, इस्लाम जगत का खलीफा था, यानी कि विशेषकर सुन्नी मुसलमानों का, ठीक है, भारत में जो है ज्यादातर सुन्नी मुसलमान हैं, ठीक है, तो सुन्नी मुसलमानों का क्या था, ये जो है धर्मगुरु था, ठीक है। आप देखो मोहम्मद साहब के जाने के बाद में, यानी कि मोहम्मद साहब के जाने के बाद में उनके उत्तराधिकारी अपने आप को क्या मानते थे, खलीफा मानते थे, ठीक है। तो इस समय जो है यानी कि इस्लाम के प्रवर्तक कौन थे, इस्लाम के प्रवर्तक जो है मैंने बताया यानी कि पैगंबर मोहम्मद साहब थे। पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में जो उनके उत्तराधिकारी हुए वो अपने आप को क्या घोषित कर चुके थे, खलीफा घोषित कर चुके थे, यानी धर्मगुरु। पहले ये धर्मगुरु थे, फिर ये खलीफा सिर्फ धर्मगुरु ही नहीं रह जाते हैं, इनके पास में राजनीतिक जो है हम कह सकते हैं कि राजनीतिक पावर भी इनके, राजनीतिक शक्तियां भी इनके पास में आ जाती हैं। तो ये धर्मगुरु प्लस राजनीतिक जो है, राजनीतिक जो है शक्ति, दोनों के रूप में काम करते थे। इस समय जो तुर्की का जो प्रधान था वो पूरे इस्लाम जगत के लिए खलीफा कहलाता था। अब दोस्तों ये हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की जो है मित्र राष्ट्रों के खिलाफ लड़ता है, यानी तुर्की अपनी पोजीशन लेता है प्रथम विश्व युद्ध में, और वो ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ता है कि मैं जो है ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ूंगा और मैं जर्मनी की साइड से लड़ूंगा, ठीक है। तो मित्र राष्ट्रों की जो है खिलाफ लड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय मुसलमानों को जो है ब्रिटिश सरकार जो थी उन्होंने ये आश्वासन दिया कि देखिए हम ऐसा है, हम तुर्की के साथ जो है किसी भी तरह का गलत व्यवहार नहीं करेंगे। हम जानते हैं तुर्की का जो प्रमुख है, राज प्रमुख है, वो आपका जो है धर्मगुरु है, तो हम प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं करेंगे। पर दोस्तों ये हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद में 10 अगस्त 1920 के दिन एक संधि होती है, मैं आपको बताऊंगा, सीवर्स की संधि होती है। इस सीवर्स की संधि के तहत
तुर्की का जो है विभाजन कर दिया गया। इससे क्या हुआ, ठीक है, मुस्लिम जगत जो है, यानी कि पूरा मुस्लिम समुदाय, पूरे वर्ल्ड का मुस्लिम समुदाय कहीं ना कहीं ब्रिटेन का विरोधी हो गया था। तो इधर जो है भारतीय मुसलमान भी कहीं ना कहीं ब्रिटेन के विरोधी तो होना स्वाभाविक था। तो भारतीय मुसलमान भी जो है ब्रिटेन के जो है क्या हो गए, विरोधी हो गए, ठीक है। तो ये जो समय था, आप देख रहे हो राजनीतिक उथल पुथल का माहौल भारत में चल रहा था। भारत में एक अलग स्थिति चल रही थी, एक अलग माहौल चल रहा था। वो अलग माहौल कैसे था कि एक तो हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड हो रखा था। इससे जो है भारतीय जनमानस के अंदर कहीं न कहीं जो है हम कह सकते हैं ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति असंतोष अपनी चरम सीमा पर था, ठीक है। और इस समय जो है यानी कि ये खिलाफत जो है आंदोलन हम कह सकते हैं सीधा तौर पर भारतीय राजनीति से इसका कोई संबंध नहीं था। ये जो है विश्व राजनीति से संबंधित था। विश्व राजनीति में तुर्की का यानी खलीफा का पद समाप्त करते ही यहाँ पर जो है यहाँ के जो मुसलमान थे, भारतीय जो मुसलमान थे, वो कहीं ना कहीं जो है ब्रिटेन के विरोधी हो जाते हैं। तो अब हम कहेंगे कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता भारत में जो थे, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता जो थे, जी हां मेरे दोस्तों, वो थे शौकत अली तथा मोहम्मद अली, ठीक है। ये मोहम्मद अली, और इनको मोहम्मद अली और इतिहास में इनको क्या बोला जाता है, अली बंधु बोला जाता है, ठीक है। अली ब्रदर्स बोला जाता है, अली बंधु, ठीक है। तो इतिहास में इन्हें अली बंधु बोला जाता है, शौकत अली और मोहम्मद अली। इनका एक जो है पत्रिका थी जिसका नाम था कॉमरेड। तो इनकी एक पत्रिका क्या थी, पत्रिका का नाम था कॉमरेड, ठीक है, जिसको कॉमरेड लिखते हैं हम, कॉमरेड। और इस कॉमरेड में इन्होंने जो है इस्लाम के प्रति, यानी कि पूरे वर्ल्ड के इस्लाम के प्रति और विशेष से तुर्की के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की, ठीक है। तो अपनी इन्होंने सहानुभूति प्रकट की। अब देखिए दोस्तों, ये जो है माहौल चल रहा था, तो हमारे गांधी जी अब जो है चूकने वाले नहीं थे। गांधी जी ने देखा कि ये जो है हिंदू मुस्लिम एकता का एक अच्छा मौका है, जिसमें हम मुसलमान भाइयों को जो है अपने साथ लाकर, ठीक है, और उनका विश्वास जो है जीत कर, तो हम क्या कर सकते हैं, एक आंदोलन जो है, इस आंदोलन को जो है आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप देखोगे कि आगे जाकर महात्मा गांधी ने, यानी कि इन शौकत अली, मोहम्मद अली ने गांधी से बातचीत की और गांधी को इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए बोला, और गांधी ने यानी कि इसका स्वागत किया, और गांधी ने इसका नेतृत्व, गांधी जी इसका नेतृत्व करते हैं। कहीं ना कहीं गांधी जी जो है हिंदू मुस्लिम एकता का जो है ये कहीं ना कहीं एक ऐसा प्लेटफार्म मानते हैं कि खिलाफत आंदोलन एक ऐसा प्लेटफार्म है, ऐसा एक मंच है जिसके माध्यम से हम हिंदू मुस्लिम, भारत में हिंदू मुस्लिम को इकट्ठा किया जा सकता है। और जब हिंदू मुस्लिम इकट्ठा हो जाएंगे तो हम जो है ब्रिटेन के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन जारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये गांधी जी ने कहीं ना कहीं एक अवसर के रूप में जो है खिलाफत आंदोलन को लिया, हिंदू मुस्लिम एकता को बनाने के लिए और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो है इस एकता को प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि खिलाफत आंदोलन में इनकी पत्रिका थी, कॉमरेड थी, इनके प्रमुख जो नेता थे वो थे शौकत अली तथा मोहम्मद अली, ठीक है। 17 अक्टूबर का दिन, ठीक है, 17 अक्टूबर, ठीक है, कुछ चीजें हमको ध्यान रखनी है। 17 अक्टूबर का दिन, 17 अक्टूबर ऐसे लिखता हूं, 17 अक्टूबर 1919 का दिन अखिल भारतीय खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया। भारत में अखिल भारतीय खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया। जी हां मेरे दोस्तों, ये खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया, खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया, ठीक है। कौन सा, ये 17 अक्टूबर का दिन ध्यान रखना है, 17 अक्टूबर 1919 का दिन। जी हां मेरे दोस्तों, कौन सा, 17 अक्टूबर 1919, यानी 17 अक्टूबर 1919 का दिन अखिल भारतीय खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया, ठीक है। और जी हां मेरे दोस्तों, 24 नवंबर 1919 का दिन जो है, 24 नवंबर, ठीक है, 24, ठीक है, ये कितना है, 24 नवंबर 1919 के दिन अखिल भारतीय खिलाफत
जो है सम्मेलन होता है, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कहाँ होता है, दिल्ली में होता है। तो अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन होता है, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन, खिलाफत सम्मेलन जो होता है वो कहाँ होता है, सम्मेलन दिल्ली में होता है, दिल्ली में, ठीक है। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन दिल्ली में होता है। और जी हाँ मेरे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, इसकी अध्यक्षता करते हैं महात्मा गांधी। तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा, इसकी अध्यक्ष करते हैं महात्मा गांधी, जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो महात्मा गांधी जी जो है इस पूरे आंदोलन की अध्यक्षता करते हैं, पूरे सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं। तो ये सवाल बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कि अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, तो आपका आंसर होगा अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, ठीक है। तो गांधी जी ने अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता की। एक बार मैं फिर आपको बताता हूं खिलाफत आंदोलन का परिदृश्य जो मैंने आपको बताया, इसके पीछे की कहानी क्या थी। तो पहला तो यह है कि ये भारतीय राजनीति से प्रभावित नहीं था, यानी कि सीधे तौर पर यह भारतीय राजनीति से प्रभावित नहीं था, ये वर्ल्ड राजनीति या वैश्विक राजनीति से प्रभावित था, क्योंकि तुर्की का जो राज प्रमुख होता था वो क्या था, उस समय पूरे इस्लाम जगत के लिए धर्म गुरु था, खलीफा था उनका, ठीक है। और इसी के तहत जो है हम बात करते हैं कि जो प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विरोध में जो है तुर्की लड़ता है, ब्रिटेन के विरोध में लड़ता है, फिर भी ब्रिटिश अधिकारियों ने जो है भारतीय मुसलमानों को क्या आश्वासन दिया, ये आश्वासन दिया, देखिए हम तुर्की के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं करेंगे, पर अन्याय कर दिया गया। और 10 अगस्त 1920 के दिन सीवर्स की संधि होती है, जिसके तहत यानी कि हम कह सकते हैं कि इस आंदोलन को यानी कि तुर्की को खत्म कर दिया गया, तुर्की के विभाजन कर दिया गया, खलीफा का पद समाप्त होता है 1924 में। कमाल पाशा नाम का जो व्यक्ति होता है उसने जो है खलीफा का पद जो है समाप्त कर दिया था। तो कहने का मतलब है 1924 में आते आते पूरे वर्ल्ड से जो है खिलाफत आंदोलन खत्म हो जाता है, और भारत में ये 1921 में ही खत्म हो जाता है, यानी कि खिलाफत आंदोलन जो है बेसिकली भारत में 1922 में खिलाफत आंदोलन खत्म हो जाता है, सुस्त हो जाता है, ठीक है। तो 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय, जैसे मैंने आपको बताया कि खलीफा का मतलब धर्मगुरु, तुर्की का जो राज प्रमुख, जो मैं पहले बता चुका हूं इस्लाम जगत का खलीफा था। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता अगर आपसे कोई पूछ ले तो वो थे शौकत अली तथा मोहम्मद अली, ठीक है, शौकत अली तथा मोहम्मद अली, ठीक है। और इनको इतिहास में क्या कहा जाता है, अली बंधु कहा जाता है। इनकी एक पत्रिका थी जिसका नाम था कामरेड, और इस कामरेड में क्या बोला गया था, कामरेड में इन्होंने जो है इस्लाम यानी कि तुर्की के जो मुसलमान थे या पूरे विश्व के मुसलमान जो थे उनके प्रति उन्होंने सहानुभूति प्रकट की, ठीक है। और ये जो है गांधी जी से मिलते हैं, मैंने कहा गांधी ने ये अवसर माना हिंदू मुस्लिम एकता का, ठीक है, और ये खिलाफत आंदोलन गांधी ने मंच माना, इसलिए गांधी ने इसका नेतृत्व किया। और गांधी ने नेतृत्व किया तो 24 नवंबर 1919 के दिन अखिल भारतीय खिलाफत दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन होता है, ठीक है। और 17 अक्टूबर 1919 का दिन अखिल भारतीय खिलाफत दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जब ये सम्मेलन होता है तो वो कहाँ होता है, दिल्ली में होता है। और दिल्ली में होता है तो अध्यक्षता कौन करते हैं, महात्मा गांधी। तो ये सवाल पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। हमने ये पूरी स्टोरी समझ ली। खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, देश की राजनीति, उथल पुथल माहौल चल रहा था। अब जो है हम कह सकते हैं कि इन सारी चीज़ों से जो है आहत होकर महात्मा गांधी अब ये सोचते हैं कि भारत में अब एक बहुत बड़ा जन आंदोलन का समय आ गया है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि कैसे रॉलेट अधिनियम के बाद में, रॉलेट एक्ट के बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में भारत में छुटपुट जगह पर हिंसा का माहौल, भारत में हर जगह जो है लोग ब्रिटिश सरकार के
ब्रिटिश सरकार के प्रति जो है लोगों की मानसिकता अब जो है चेंज हो चुकी थी, लोग असंतुष्ट हो चुके थे। और अब जब असंतुष्ट हो चुके थे तो लोग एक बड़े आंदोलन की तैयारी में थे और लोग एक बड़ा आंदोलन चाहते थे। और इसका लेकर जो है हिंदू मुस्लिम एकता का जो है, अब एक जो है हिंदू मुस्लिम एकता जो है कहीं ना कहीं गांधी जो है खिलाफत आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता को भी जो है हम कह सकते हैं कि गांधी ने उसको भी, ये भी एक काम जो है खिलाफत आंदोलन में गांधी ने पूरा कर दिया कि हिंदू मुस्लिम एकता देश में बनी हुई है। इस समय जो है लोग बड़े आंदोलन में जो है बड़ा आंदोलन चाहते हैं, लोग किसी आंदोलन का पार्ट बनना चाहते हैं। इस पूरे परिदृश्य को देखते हुए गांधी ने भारत में एक बड़े आंदोलन का विचार करते, गांधी जो है भारत में एक बड़े आंदोलन का विचार करते हैं। अब गांधी को लगता है कि अब भारत में एक जो है परिपक्व जो है स्थिति आ गई है जिससे हम एक बड़े जन आंदोलन की शुरुआत कर सकते हैं। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, गांधी ने 1920 में इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए, हिंदू मुस्लिम एकता को देखते हुए, भारतीय जनमानस को देखते हुए अब जो है गांधी भारत में एक बड़ा आंदोलन की शुरुआत करेंगे जिसका नाम होगा असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन, अब हम बात करते हैं हमारे एग्जाम की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920। असहयोग आंदोलन 1920 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी एग्जाम की दृष्टि से। असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन 1920 ये भारत का प्रथम जन आंदोलन, भारत का प्रथम सबसे बड़ा जन आंदोलन, बड़ा जन आंदोलन, ठीक है। असहयोग से मतलब क्या है? असहयोग से मतलब है कि सहयोग नहीं करना, उसी को हम क्या कहते हैं? असहयोग, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन भारत का प्रथम बड़ा जन आंदोलन माना जाता है। सबसे बड़ा जन आंदोलन प्रथम जो अगर कोई है तो वो असहयोग आंदोलन। अगर आपके एग्जाम में ऐसा भी आए भारत का प्रथम जन आंदोलन किसे कहा जाता है, तो भारत का प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन को कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान रखना। अब हम इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं। देखिए, कांग्रेस का अधिवेशन होता है सितंबर 1920 में, 1920 सितंबर 1920 में, ठीक है। यानी मैं लिख देता हूं सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन होता है। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन, ठीक है, विशेष अधिवेशन कहां होता है? कलकत्ता में होता है। कहां होता है? कलकत्ता में। मैंने आपको कहा, फिर मैं रिपीट करता हूं, हर क्लास में मैं रिपीट करूंगा जहां जहां ऐसी बात आएगी, क्योंकि हमारा काम है चीजों को ध्यान रखना। और जितनी बार हम चीजों को जो है अलग अलग रेफरेंस से पढ़ेंगे और जितनी बार हम चीजों को जो है जहां जहां कोई चीज बार बार आती है उसको हम बार बार उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो हमारे कहीं ना कहीं दिमाग में वो बैठ जाती है और छप जाती है। और हमारा काम क्या है? एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना। तो मैंने आपको बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, जी हाँ मेरे दोस्तों, जिसका राहुल गांधी जी जो है हम कह सकते हैं जिनके हाथ में बागडोर है, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसकी स्थापना जो है 1885 में होती है, 1885 ईस्वी में होती है। तो हर साल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या करती है? अपनी स्थापना दिवस से लेकर अब तक हर साल अधिवेशन करती है, वार्षिक अधिवेशन जिसको बोलते हैं। समय, स्थिति, परिस्थिति के अनुसार कांग्रेस कभी कभी विशेष अधिवेशन भी बुलाती थी। यानी साल में जो है हो सकता है 2-3 बार अधिवेशन हो जाए, वार्षिक अधिवेशन तो होना ही होना है। मान लो कभी कभी स्थिति, परिस्थिति, समय जो है अनुकूल नहीं चल रहा है, प्रतिकूल चल रहा है, तो उस समय जो है डिसीजन लेने होते थे, तो इस समय कांग्रेस क्या करती थी? तो उसको विशेष अधिवेशन का दर्जा देती थी कि विशेष अधिवेशन बुला रहे। अभी आप देख रहे हो स्थिति, समय, परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, हमारे अनुकूल नहीं थी,
चारों तरफ असंतुष्टि का माहौल चल रहा था। चारों तरफ जो है लोग जो है कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार की जो है नीतियों से दुखित थे, दमनकारी नीतियों से दुखी थे, ब्रिटिश सरकार की शोषण नीतियों से जो है शोषणकारी जो नीतियां थी उनसे लोग दुखी थे। ठीक है, तो कांग्रेस ने जो है विशेष अधिवेशन बुलाया, कलकत्ता का विशेष अधिवेशन। तो कहां बुलाया? कलकत्ता में बुलाया। और इसकी अध्यक्षता किसने की? अध्यक्षता की हम कहेंगे लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने इसकी अध्यक्षता की। लाला लाजपत राय ने इसकी अध्यक्षता की। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, इसकी अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता की लाला लाजपत राय ने। ठीक है, और इसमें हुआ क्या? इसमें जो है असहयोग आंदोलन के ऊपर प्रस्ताव जो है पारित किया गया। तो यहां पर क्या हुआ? असहयोग आंदोलन के ऊपर प्रस्ताव पारित किया गया। असहयोग आंदोलन के ऊपर आंदोलन पर प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव पारित किया गया। असहयोग आंदोलन के ऊपर प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, अब होता है कि इसी साल जो है यानी कि कलकत्ता का अधिवेशन होता है। कलकत्ता के अधिवेशन के बाद में नागपुर का अधिवेशन होता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, जो वार्षिक अधिवेशन होता है वो 1920 में कहाँ होता है? ये तो क्या है, कलकत्ता में। अब दिसंबर 1920 में जो है वार्षिक अधिवेशन होता है। और वार्षिक अधिवेशन जो होता है वो कहाँ होता है? कांग्रेस का नागपुर का अधिवेशन। नागपुर का अधिवेशन, ठीक है, नागपुर का अधिवेशन होता है। और इस अधिवेशन में हम कहेंगे कि इस प्रस्ताव पर पुष्टि कर दी गई। तो ये जो प्रस्ताव रखा गया, इस प्रस्ताव पर क्या हो गई? पुष्टि हो गई थी। तो प्रस्ताव पर पुष्टि कर दी गई। तो प्रस्ताव मैं नहीं लिख रहा हूं, असहयोग आंदोलन, पूरा प्रस्ताव हम समझ रहे हैं कौन सा प्रस्ताव है। असहयोग आंदोलन के ऊपर जो प्रस्ताव हुआ था उस पर पुष्टि कर दी गई। तो असहयोग आंदोलन, फिर भी मैं आपके लिए सुविधा के लिए असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव पर पुष्टि, तो इस पर जो है पुष्टि कर दी गई। तो ये जो है आंदोलन के ऊपर प्रस्ताव पर पुष्टि कर दी गई। और इसके जो है अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो राघवाचार्य कर रहे थे। राघवाचार्य जो है वो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया असहयोग आंदोलन परिस्थितियां मैंने आपको बता दी कि किस परिस्थिति, किस माहौल में महात्मा गांधी ने सोचा कि ये अब सही समय आ गया, समय जो है अब पक चुका है एक बड़े जन आंदोलन के लिए। और तो गांधी ने जो है जन आंदोलन की शुरुआत की और उसका नाम क्या था? असहयोग आंदोलन। अब ये जो है कोई भी चीज हो, कांग्रेस की जो है कमेटी से पारित होना जरूरी था। तो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ इन सारी स्थितियों को देखते हुए। तो 1920 में सितंबर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, विशेष अधिवेशन, जो कलकत्ता में होता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लाला लाजपत राय करते हैं। जब लाला लाजपत राय करते हैं तो असहयोग आंदोलन पर प्रस्ताव पारित किया गया। तो इस पे क्या किया गया? असहयोग आंदोलन पर प्रस्ताव पारित किया गया। तो 1920 में, दिसंबर 1920 में, ठीक है, कांग्रेस का जो है नागपुर का अधिवेशन होता है। और इसी नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के ऊपर जो प्रस्ताव लाया गया उसको पुष्टि कर दी गई। ठीक है, और जो है इसकी अध्यक्षता, जी हाँ मेरे दोस्तों, राघवाचार्य कर रहे थे। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय। कई बार ये सवाल पूछा जाता है, ये बहुत मतलब इतना नहीं पूछा जाता है, इतना मैंने कम देखा है, पूछा तो इस पर भी जाता है, पर जो है इसके ऊपर पूछा जाता है कांग्रेस के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो आपका आंसर होगा कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय कर रहे थे। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। आगे की कहानी हम जो है अपनी नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इसी असहयोग आंदोलन के ऊपर, कैसे महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं, इसका परिणाम क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए आप सेफ रहिए।